हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट और सेमेस्टर 1 में 25-29 सेशन या उसके बाद के सेशन के स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि इस बार जो भी एग्जाम हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VAC अंडरस्टैंडिंग भारत का आपको बहुत सारा मिल रहा है। 4 सेट हम आपको दे चुके हैं, 4 वीडियोस में गया है, ये 5वां वीडियो और हम लोग कोशिश करेंगे ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि 5 ही वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसको 5 वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे अंडरस्टैंडिंग भारत का। जितने वीडियो डाले गए उसको रिपीट करके देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सारा का सारा इसी से आएगा जो आपको पढ़ाया गया है। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में कि इस चैनल में ये चीज़ मिल रहा है, और आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अंडरस्टैंडिंग भारत का 5वां लेक्चर लेकर जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग 4 लेक्चर दे चुके हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, VAC पेपर का मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो भारत के संविधान में मूल कितने अधिकार हैं? अभी 6 हैं, लेकिन पहले 7 थे, अभी 6 हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, जो बुक है उसके ऑथर का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी जो किताब लिखा गया था पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। वेयर डज लोथल, लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल याद रखिए, अगर आप देखें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोथल शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। तो लोथल जो भारत के गुजरात में स्थित है ना, भारत के गुजरात में, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर आता था। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। रबी फसल किसको बोलते हैं? इसमें रबी फसल कौन कौन है? तो रबी है गेहूं, चना और सरसों। कौन से महीने में लगता है? गेहूं, चना, सरसों। तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर के बाद ये लगना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों की संक्षिप्त में, मतलब बौद्ध धर्म जो होता है उसमें 8 मार्ग होते हैं, उस 8 मार्ग के बारे में बताया है। तो बौद्ध धर्म में देख लीजिए 8 ये है। सबसे पहले यह लिखा है कि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह दुखों से मुक्ति के बारे में बताता है। पहला क्या बोलता है? पहला है साम्यिक दृष्टि, जिसका अर्थ होता है जीवन का सत्य को समझना। दूसरा होता है शुद्ध और अच्छे विचार रखना। पहला समझ गए, पहला होता है जीवन का सत्य समझिए, दूसरा शुद्ध और अच्छे विचार रखिए, तीसरा सत्य बोलिए और बुरे शब्दों से बचिए, चौथा होता है अच्छे और नैतिक कार्य करिए, पांचवा होता है ईमानदारी से जीवन यापन कीजिए, छठा होता है अच्छे कार्यों के लिए प्रयास करिए, बुराइयों से बचिए, सातवां होता है अपने विचारों पर नियंत्रण और सजगता बनाए रखिए, और आठवां होता है गहरा ध्यान और मन की एकाग्रता को मेंटेन कीजिए। ये जो है गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म में ये 8 बातें बताई गई थी। ये हर व्यक्ति को अपने अंदर डालना चाहिए। जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं अपने अंदर ये 8 बातों को लेकर चलते हैं। क्या क्या बात है? फिर से एक बार सारी चीज़ों को देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है। ये 8 उपदेश थे गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के। भारत के शैक्षिक राजधानी के रूप में एक नालंदा यूनिवर्सिटी के विषय में विस्तार से लिखे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय तो देख लीजिए, एकदम पॉइंट आउट करके लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के सबसे महान शिक्षा केंद्रों में से एक था। यह वर्तमान बिहार राज्य में के राजगीर के पास स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के 5वीं शताब्दी में हुई थी। यह प्राचीन भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हालांकि इससे बड़ा था तक्षशिला, शैक्षणिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। भारत और अन्य देशों से हजारों विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत जैसे देश के विद्यार्थी भी नालंदा में पढ़ते थे। प्रसिद्ध विद्वान हेनसांग और सिंह नालंदा में ही शिक्षा प्राप्त करने आए हुए थे। यहाँ दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, गणित, व्याकरण, खगोल शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। विश्वविद्यालय में बड़े भवन, बड़े मठ और कक्षाएं होती थी। नालंदा में हजारों पुस्तकें और पांडुलिपियों से भरी विशाल लाइब्रेरी था जिसको जला दिया गया था। शिक्षक बहुत विद्वान और सम्मानित होते थे। और नीचे लिखा है कि विश्वविद्यालय ने ज्ञान और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने प्राचीन भारत में शिक्षा के विकास में महान योगदान दिया है। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की शैक्षिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता में झारखंड के आदिवासी आंदोलन की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी भारत के आज़ादी में झारखंड के आदिवासी आंदोलन का क्या भूमिका रहा है? तो चलिए यहाँ देखिए, झारखंड के आदिवासी आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खास करके 4-5 आदिवासी आंदोलन जो है आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया है। आदिवासी लोगों ने ब्रिटिश शासकों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया।
प्रारंभिक आदिवासी विद्रोह किसके नेतृत्व में? सबसे पहला विद्रोह किया था तिलका मांझी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, सबसे पहला विद्रोह तिलका मांझी के द्वारा किया गया। उन्होंने आदिवासी लोगों को ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ संगठित किया। एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन 1855-56 में हुआ था, संथाल विद्रोह, जिसको सिद्धू कानू ने किया था। उसके बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह आया, ब्रिटिश शासन और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ था। बिरसा मुंडा ने उल गुनान नामक महान आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया। ये भी वही था, अंग्रेजों और जमींदारों से जो है आदिवासियों की जमीनों को मुक्त करना। उसके बाद एक और ताना भगत आंदोलन था, जो कि जतरा भगत ने चलाया था। इस प्रकार बहुत सारे आदिवासी आंदोलन हुए जो कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखे। यानी अंग्रेजों को नाक में दम करने वाले हमारे आदिवासी महापुरुष भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों को इधर उत्तरी छोटा नागपुर, बिहार एरिया और पूरे झारखंड एरिया में खदेड़ के रख दिया था। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन पर चर्चा कीजिए। भूदान का मतलब, विनोबा भावे का नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ है कि उन्होंने क्या किया, आज़ादी के बाद देखा कि बहुत सारे किसान भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, तो वो राजा महाराजा और जमींदारों से जमीन मांगते थे कि भैया हमको दान दे दीजिए जमीन, फ्री में जमीन लेकर वैसे लोगों को दे देते थे जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उनको जमीन दे देते थे। इसलिए इस आंदोलन का नाम ही रखा गया भूदान आंदोलन, और इसी के कारण आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, भूदान आंदोलन स्वतंत्र भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी थे, यानी चेला थे। वे अहिंसा और सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। बोलता है यह आंदोलन 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अमीर जमींदारों से भूमि लेना और उसको गरीब किसानों को दे देना, जिनके पास भूमि नहीं है। विनोबा भावे गांव-गांव पैदल यात्रा करके भूमि दान का संदेश फैलाते थे। कई जमींदारों ने गरीब किसानों के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन दान दे दी। दान की गई भूमि को भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ग्रामीण समाज में आर्थिक असमानता को दूर करना था। इसने बिना हिंसा के शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के विचार को बढ़ावा दिया। बाद में यह आंदोलन जो है वो ग्राम दान आंदोलन में बदल गया। यानी ग्राम दान मतलब अपने गांव में कुछ कुछ दान किया, जैसे पूरे गांव सामूहिक रूप से भूमि दान करते थे। भूदान आंदोलन ने भारत में भूमि सुधार के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। इससे कई गरीब किसानों के पास खेती के लिए जमीनें मिल गई। यह आंदोलन गांधीवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि बिना कोई मारपीट, बिना कोई हो हल्ला किए आप अमीर राजा महाराजा से भूमि दान में लेके गरीब किसानों को दे दिए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की चर्चा कीजिए। हमको कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों को मिला, तो देख लीजिए मूल कर्तव्य। सबसे पहला मूल कर्तव्य क्या है? पहले बोला मूल कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं, करना ही पड़ेगा, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया। इन कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन करके जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को जिम्मेदार बनाना, अनुशासित बनाना। ठीक है, सबसे पहला कर्तव्य देख लीजिए, हर नागरिक को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करे। नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहनी चाहिए। लोगों को सभी समुदाय के बीच में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना चाहिए। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वन, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा की भावना का विकास करना चाहिए। और माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। मूल कर्तव्य देश में एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय भावना को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ये मूल कर्तव्य था, और इस प्रकार मूल कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। हम लोग सेट 2 भी इसी में कंटिन्यू कर जाते हैं, है ना। आज हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। तो सेट 2 में फिर बोल रहा है कि केवल किस धर्म से संबंधित, कैवल्य जो है वो किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। आगे मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत रचना है कालिदास की। मेघदूत किसने रचा था? कालिदास ने। ठीक है, कालिदास रचना है मेघदूत। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। विश्व भारती के रविन्द्रनाथ टैगोर थे, 1921 में स्थापित किए थे। भारत में प्रथम ऋतु कौन सी होती है? सबसे पहली ऋतु को हम लोग कौन सा ऋतु बोलते हैं? तो भारतीय ऋतु चक्र के अनुसार पहला ऋतु बसंत ऋतु कहलाता है। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया सत्याग्रह का मतलब सत्य और अहिंसा के आधार पर
दिया जाने वाला शांतिपूर्ण विरोध के तरीके को सत्याग्रह कहते थे। हिंदू परंपरा में धर्म के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो पहला बोलता है हिंदू हिंदू परंपरा में धर्म का अर्थ होता है नैतिक कर्तव्य, सही जीवन पद्धति, बस यही एक हमारा जो मोरल वैल्यूज है और सही जीवन पद्धति। धर्म मनुष्य को सत्य, नैतिकता, अनुशासन के साथ जीवन जीने की शिक्षा देता है। धर्म के लक्षणों का प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है। धर्म एक महत्वपूर्ण लक्षण वचन कर्म में सत्यता मेंटेन करता है। दूसरा लक्षण है सभी जीवों के प्रति अहिंसा और दया रखना है। धर्म कठिन परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा देता है। इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी धर्म का लक्षण होता है। धर्म सिखाता है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। दूसरे के प्रति क्षमा करुणा धर्म का महत्वपूर्ण गुण है। विचारों और कर्मों में ईमानदारी पवित्रता धर्म के पालन के लिए आवश्यक है। बड़ों गुरुओं और माता पिता का सम्मान भी धर्म का हिस्सा है। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी धर्म का कार्य माना जाता है। और नीचे है कि वे गुण अच्छे और चरित्र शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में भी सहायक होते हैं। धर्म मनुष्य को जीवन में न्याय सदाचार का पालन करने की प्रेरणा देता है। और लास्ट है कि धर्म इस प्रकार के धर्म के लक्षण मनुष्य के नैतिक आध्यात्मिक जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अगला महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए अहिंसा के विषय में चर्चा की जाए। अहिंसा के आंदोलन के विषय में चर्चा करना है कि अहिंसा आंदोलन क्या था। सब जानते हैं अहिंसा मतलब बिना हिंसा किए अंग्रेजों से आज़ादी लेना। अहिंसा का सैद्धांतिक अर्थ होता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की मुख्य विचारधारा थी। अहिंसा का अर्थ होता है विचार मन कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना। ना तो हम विचार से पहुंचाएंगे, न वचन से पहुंचाएंगे, न कर्म से पहुंचाएंगे। गांधी जी का विश्वास था कि सत्य और अहिंसा अन्याय के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली हथियार है। सत्य और अहिंसा सबसे शक्तिशाली हथियार है जब आप अन्याय के विरुद्ध लड़ सकते हैं। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सत्याग्रह नामक एक पद्धति अपनाई थी। अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण विरोध के लिए प्रेरित किया। अहिंसा पर आधारित एक महत्वपूर्ण आंदोलन असहयोग आंदोलन भी था, जहाँ पे एक अन्य आंदोलन प्रसिद्ध था जिसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह, जिसमें ब्रिटिश नमक का कानून का विरोध किया गया था। गांधी जी ने लोगों को बिना हिंसा के अन्याय के विरुद्ध विरोध करना सिखाया, लड़ना सिखाया। उन्होंने आंदोलन के दौरान शांत रहना, अनुशासित रहना, सत्यनिष्ठ रहने की सलाह दी। अहिंसा ने लोगों के बीच प्रेम, सहनशीलता, सम्मान को बढ़ावा दिया। अहिंसा के विचार ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट किया। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को विश्व भर में सम्मान और पहचान मिली। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने विश्व के कई नेताओं को प्रेरित किया। और आगे लिखा है, इस प्रकार अहिंसा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक शक्तिशाली और सफल माध्यम सिद्ध हुई। और हम लोग को देते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेकंड लास्ट होगा। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण है, ये परीक्षण करना है कैसे। तो भैया प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण है, क्यों? क्योंकि सब कुछ तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। यह संविधान के उद्देश्यों मूल आदर्शों को स्पष्ट करता है, इसी कारण से इसे संविधान का दर्पण कहा जाता है। और क्या क्या प्रस्तावना में लिखा रहता है, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। यह दर्शाता है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। प्रस्तावना बताता है कि भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। यह सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है। न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक सभी प्रकार के न्याय शामिल है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। समानता सभी लोगों को समान दर्जा, समान अवसर देने की बात करता है। बंधुत्व नागरिकों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान की भावना और दर्शन को दर्शाती है। यह सरकार और नागरिकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करती है। इसलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण कहा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, विस्थापन भारत की बहुवादी संस्कृति का आधार है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मतलब होता है एक जगह से लोग दूसरे जगह बसने के लिए चले जाते हैं। तो विस्थापन या इसको प्रवासन बोलते हैं। अर्थ होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिए जाना। अगर दो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, तो उसको विस्थापन बोलते हैं। इंग्लिश में उसको माइग्रेशन बोलते हैं। भारत की संस्कृति अनेक जातियों, धर्मों और परंपराओं के मेल से विकसित हुई। प्राचीन और मध्यकाल में विभिन्न समूह भारत में आकर बसे। बहुत सारे लोग भारत में आके बसे। इन प्रवासों के साथ नई भाषाएं आई, नया रीति रिवाज आया, नई संस्कृति आए। इसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुलवादी या विविधता पूर्ण संस्कृति का विकास हुआ। बहुत सारे संस्कृति जैसे आर्य आए, फारसी हमारे यहाँ आए, यूनानी आए, मुगल आए, बहुत सारे लोग आए, तो अलग अलग सभ्यता भी लेकर आए। उनकी परंपराएं स्थानीय परंपरा के साथ मिलकर समृद्ध संस्कृति का निर्माण करती है। इसलिए भारतीय समाज में विविधता में एकता दिखाई देती है। यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत अलग अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी हम
यूनाइट है। भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्म, भाषाएं, त्यौहार साथ साथ पाए जाते हैं। प्रवास ने विचारों का में अगर हम माइग्रेशन करते हैं तो उससे आइडियाज, कला, साहित्य और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो जाता है। हालांकि कुछ प्रवासों से संघर्ष और सामाजिक तनाव भी, अगर कुछ जगह माइग्रेशन होता है तो लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो रहा है। जब ज़्यादा माइग्रेशन हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है। ठीक है। और लास्ट लिखा बाबू कि कृषि और लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, ये चर्चा करें। बोलता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसमें कृषि और लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या का पारंपरिक व्यवसाय है। देश की सबसे बड़ी आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि देश की जनता का के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यह कई उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। खेती, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना जैसी फसलें कई उद्योगों को सहारा देती है। लघु उद्योग भी आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन उद्योगों में कम पूंजी और सरल तकनीक की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। ये गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में सहायता करती है। और लघु उद्योग स्थानीय कौशल, पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। ये देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायक होती है। और कृषि और लघु उद्योग मिलकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इसलिए कृषि और लघु उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना गया है। ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा सेट कंप्लीट हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत, अंडरस्टैंडिंग भारत का। तो आप लोग पूरा का पूरा जितना भी वीडियो डाला गया रगड़ के 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, 2-3 बार देखिए, सब याद हो जाएगा। उसके बाद आप जाके एग्जाम लिखिएगा, जबरदस्त आपका एग्जाम जाएगा। और जब एग्जाम अच्छा जाए तो कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं कर देना है। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम लिखिए सब लोग।